नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंगलवार को राज्य सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मुलाकात कर वकीलों की समस्याएं उठाई और उन्हें एक स्मारक पत्र भी सौंपा। मंत्री ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है। दो फाड़ हो चुकी पार्टी में चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता पद पर उनके बागी हो चुके चाचा पशुपति पारस का कब्जा है, तो पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया जा चुका है। जवाबी कार्रवाई करते हुए चिराग पासवान ने भी सभी बागी 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जे की इस जंग का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सोन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण इंद्रपुरी बराज पर जलस्तर में वृद्धि होने का सिलसिला जारी है। इससे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से बराज पर 14,354 क्यूसेक जल प्रवाह दर्ज किया गया है। बराज का पॉन्ड लेवल मेंटेन करने के बाद 7,634 क्यूसेक पानी सोन नदी में बहाया गया। पश्चिमी और पूर्वी संयोजक नहर में खरीफ फसल के लिए पानी की आपूर्ति जारी है। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव स्थित एक घर से नकली नोटों का धंधा चलाया जा रहा था। इसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लाखों रुपयों के नकली नोट बरामद किए हैं। बरामद किए गए नोटों में 100, 200, 500 और 2,000 रुपये के नोट शामिल हैं। उनकी गिनती की जा रही है। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ के द्वारा नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। गया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 में तैनात कमलकांत की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है। विशेष टीम आरोपित के ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। वहीं गया से महिला थाने की पुलिस भी पटना में दबिश देने के लिए भी कभी भी आ सकती है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हेमंत सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए नीति में कई नए प्राविधानों को जोड़ने की तैयारी में है। सरकार की तैयारियों के अनुसार मध्यम एवं लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि राज्य में 50 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली कंपनियों को 25 से 30% तक सब्सिडी देने की घोषणा नई उद्योग प्रोत्साहन नीति में कर सकती है। राज्य सरकार एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ी राहत देने के लिए पूर्व के प्रस्तावों से बड़ा अवसर देने की तैयारी में है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी सब्जी मार्केट के पास एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को देखने से लगता है कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से मारकर की गई हो। युवक का शव सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था कि देर रात पहले उसे बेरहमी से मारा गया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई हो। सुबह सुबह खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने पर लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान करवाने की कोशिश की, लेकिन आसपास में कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में झारखंड सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी है। रूपा तिर्की साहिबगंज के महिला थाने की थाना प्रभारी थी। उनका शव 3 मई को उनके सरकारी आवास में रस्सी से लटका हुआ मिला था। रूपा के स्वजन घटना के बाद से ही हत्या की आशंका जता रहे हैं। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस केस से संबंधित जाँच रिपोर्ट मांगी थी। चौदह जून को SC/ST केस में पूछताछ के लिए लाए गए युवक के साथ बड़कागांव थाने में पदस्थापित दारोगा और मुंशी के द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। युवक बड़कागांव थाना अंतर्गत शान ग्राम निवासी जनार्दन प्रसाद कुशवाहा है। वहीं उसके साथ मारपीट का आरोपित 2018 बैच का दारोगा अमित कुमार सोनू और मुंशी शहजाद अंसारी है। पूरे मामले की जानकारी परिजनों ने इंटरनेट मीडिया पर पिटाई से घायल जनार्दन प्रसाद का वीडियो जारी कर दिया है। इंटक से जुड़े राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के चारों दावेदारों ददई दुबे, AK झा, KN त्रिपाठी एवं ललन चौबे को ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार झारखंड ने झटका दिया है।
ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने AK झा व KN त्रिपाठी के आग्रह को ठुकराते हुए रजिस्टर फॉर्म बी के नाम चढ़ाने से इनकार कर दिया। वहीं ददय दुबे एवं ललन चौबे के आग्रह को ठुकराते हुए पुनर्निबंधन करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने 2 जून को पारित आदेश में कहा कि RCMS विवादित है, इसलिए इसका पुनर्निबंधन संभव नहीं। दरअसल सभी यूनियनों का निबंधन एकीकृत बिहार का था। विश्व की सबसे बड़ी खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड खर्च कम करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत आर्थिक तौर पर गैर लाभकारी खदानों को बंद करना भी शामिल है। इसमें 158 भूमिगत खदान भी शामिल हैं। मौजूदा समय में कोल इंडिया में 2,72,445 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें से 43 कर्मचारी गैर लाभकारी भूमिगत खदान में कार्यरत हैं। उत्पादन में इन खदानों की हिस्सेदारी महज 5% है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। कोल इंडिया अब तक ऐसे 11 भूमिगत खदान बंद कर चुका है। खर्च में कमी लाने के मकसद के लिए कोल इंडिया ने अगले 5 से 10 साल तक हर साल 5% मानव संसाधन में कटौती का निर्णय लिया है। कोल इंडिया ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा है कि हर साल 5% कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी और यह प्रक्रिया 5 से 10 साल तक जारी रहेगी। कोयलांचल में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने धनबाद के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के घरों में भी पानी घुटने तक आ गई है। नालियां जाम होने की वजह से कई मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। लोग खुद ही नालियों को साफ कर रहे हैं। झरिया की भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आज बस्ताकोला में संचालित जीवन नामक संस्थान पहुंची, जहां उन्होंने मंदबुद्धि, अपंग और मुकबधिर बच्चों के साथ घंटों समय बिताया। इस दौरान एक निःशक्त बच्ची सुस्मिता का जन्मदिन भी मनाया गया। इसके बाद रागिनी ने अपने हाथों से निःशक्त बच्चों को खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि निःशक्त बच्चों की सेवा करके उन्हें काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को नई दिल्ली में वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी RPN सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बोर्ड और निगमों के गठन को लेकर भी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत संभावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसका संलेख तैयार कर लिया है। कैबिनेट की 22 जून को होने वाली बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित होने से इसके मरीजों की जानकारी जिला प्रशासन व राज्य सरकार को देना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही इस पर नियंत्रण के लिए उपायुक्त की सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी। धनबाद में बुधवार को एक बार फिर से 18+ का टीकाकरण नहीं होगा। विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार राणा ने बताया कि बुधवार को वैक्सीन मिलने की संभावना है। इसके बाद वैक्सीनेशन चालू होगा। वहीं धनबाद के अलग अलग सेंटरों पर मंगलवार को 3,877 लोगों को कोरोना प्रतिरोधी टीका लगाया गया। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भी टीकाकरण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को पंचायत समेत सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में 1,358 सीनियर सिटीजन को टीका दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 44 वर्ष के 2500 लोगों ने भी टीका लगवाया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।